हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम कोई भी क्राइम स्टोरी डालें आप तक पहुंच सके। इसी क्राइम स्टोरी में एक क्राइम स्टोरी निकल कर आती है जो कि 1968 की बताई जाती है। 60 का दशक था दोस्तों। नानावटी मामले के एक दशक बाद जुनून से प्रेरित और अपराध ने भारत को झंझोक कर रख दिया था। जब 22 वर्षीय लखनऊ की सुंदरी शमीम रहमानी ने अपने विवाहित प्रेमी को गोली मार दी तो भारतीय मीडिया इस मामले को लेकर काफ़ी उत्साहित था। जी हाँ, बात 1 जुलाई 1968 की रात की है, जब पुलिस आखिरकार 23 कंधारी लेन पहुंची। तब तक रात के 2 बज चुके थे। गोलियों की आवाज़ें पड़ोस में गूंजने के बाद करीब 3 घंटे तक बीत चुके थे। घर के बाहर एक छोटी भीड़ जमा थी और अंदर एक सब ड्राइंग रूम और बरामदे के बीच बिखरा पड़ा था। मौत का कारण डबल बैरल शॉट गन से निकली एक गोली थी जो सीधे मंदिर में जा लगी थी। और अगर सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विश्वास किया जाए तो डॉक्टर हरिओम गौतम के सबसे कुछ ही दूरी पर ड्राइंग रूम में बेसुध होकर रो रहा था शमीम रहमानी, जो पीड़िता का प्रेमी और 1960 के दशक का प्रेम मामला था। माना जाने वाला मुख्य आरोपी था। कई लोगों के अनुसार गौतम की हत्या लखनऊ में अपनी तरह की पहली हत्या थी। यह सनसनीखेज थी जिसने न केवल शहर और राज्य में बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी थी। अपराध, उनकी कवरेज और रिपोर्ट ने हमेशा भारत के इतिहास में उत्प्रेरक का काम किया है। 1950 के दशक में नानावटी केस ने अखबारों के प्रसार में वृद्धि की। 1968 मामले में भी सब कुछ था। रहमानी लखनऊ के तत्कालीन कुलीन ताल्लुकदारी जमींदार वर्ग से ताल्लुक रखती थी और 22 साल की उम्र में उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे शहर में थी। आज भी लोग उनके लंबे काले बाल और बादामी आंखों को याद करते हैं। गौतम एक लंबा और तेज तर्राज युवा डॉक्टर था और कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद का सदस्य था, जिसके शीर्ष स्तर तक संबंध थे। इसके अलावा वह एक विवादित व्यक्ति और उसके 3 बच्चे थे। यह मामला हर जगह था, प्रेस में, रेडियो पर। बीबीसी ने मामले को कवर करने के लिए रिपोर्टर्स भेजे, जबकि इलस्ट्रेटेड वीकल ऑफ इंडिया ने अपराध को फिर से संगठित करने के लिए कई पृष्ठीय समर्पित किए। हिंद पॉकेट बुक्स द्वारा द शमीम रहमानी केस एंड अदर फेमस ट्रायल नामक एक पल्पी पेपरबैक प्रकाशित किया गया था, जिसे प्रख्यात कानूनी दिमाग के.एल. गोवा ने लिखा था। गोवा के अनुसार रहमानी और गौतम की मुलाकात 1966 में हुई थी, जब उनके पिता राजा अजीजुर रहमानी, जो कि लखीमपुर खीरी के एक ताल्लुकदार थे जो लकवा मार गया था, उस मई में उन्हें लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती करा गया था। गौतम, जो उस समय 33 वर्ष के थे, बीमार राजा का इलाज करने वाले डॉक्टर में से एक थे और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो हुआ उसका कोई संदर्भ है तो कामुक डॉक्टर और बेईमानी शमीम के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। राजा रहमानी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे कंधारी लेन स्थित एक घर में रहने लगे, जहां डॉक्टर नियमित रूप से उनसे मिलने आते थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खुशी खुशी नैतिक फैसला सुनाते हुए कहा, गौतम और शमीम का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता गया और एक निंदनीय ऊंचाई पर पहुंच गया। गौतम रहमानी ने लगभग रोजाना मिलने लगा और कभी कभी दिन में भी 1 से ज़्यादा बार हो जाता था।
प्रेम प्रसंग लोगों की चर्चा का विषय बन गया। रॉयल फैमिलीज ऑफ अवध एसोसिएशन के सदस्य असली नवाब इब्राहिम शीश महल ने कहा, यह मोहल्ले का मामला था, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा जोरों पर थी। काफ़ी चीनी गोया होती थी। लोग पूछते थे, यह डॉक्टर यहाँ इतनी बार क्यों आता है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डॉक्टर के पीछे उसके घर तक गए थे। 60 के दशक में अनसुनी थी और यहाँ तक कि न्यायमूर्ति ओटालिया ने भी अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टिप्पणी की कि रिकॉर्ड समीप के परिवार के सदस्यों की ओर से नाराजगी या विरोध नहीं दिखाते हैं। हालांकि अब विवाहित होने के बावजूद एक बुजुर्ग विवाहित व्यक्ति के साथ लगभग खुलेआम संबंध बना रही थी, जैसा कि नवाब ने दोहराया। अजीब बात यह थी कि इसमें एक ताल्लुकदारी परिवार शामिल था जो कि लखनवी उच्च समाज के दिग्गज थे, कई मामलों में रूढ़िवादी नैतिक संहिता को बनाए रखने के शीर्ष पर थे। शहर के कवि, पत्रकार और कलाकार सकलैन सैनी नकवी कहते हैं, 1960 के दशक में लखनऊ एक छोटा सा शहर था। इसकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। वकील, डॉक्टर और इंजीनियरों की संख्या गिन सकते हैं। छोटी चोरियां शहर में हलचल मचा देती थी। इतना बड़ा अपराध होना कुछ और ही बात थी। सकलैन नकवी पत्रकार सदई और जावेद नकवी के भाई हैं और रहमानी के वकीलों में से एक बैरिस्टर गुलाम हसनैन नकवी के बेटे हैं। 1960 का दशक लखनऊ में तेजी से बदलाव ला रहा था। लगभग 3 साल तक चले छात्र आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय दंगों, धरना और प्रदर्शन हिंसा की आग में जल रहा था। 1967 के चुनावों में ऐसा जनादेश आया कि जिसकी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। उनका रिश्ता बिल्कुल उथल पुथल भरा था। शायद यही अनिश्चितता का समय था जिसने रहमानी और डॉक्टर को एक साथ खड़ा किया। सकलैन नकवी उसे अच्छी तरह याद करते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं, यह वही कमरा है जहां एक हफ्ते के लिए समीर और उसकी माँ और छोटे भाई को मेरे पिता ने प्रेस से बचाने के लिए बुलाया था। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी। मुझे याद है उसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। उसने डॉक्टर गौतम को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह उसके दीवाने हो गए। 1 साल से ज़्यादा समय से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, जो एक बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम संबंध प्रतीत होता है। जब जांच शुरू हुई तो उनके बीच आदान प्रदान किए गए प्रेम पत्र पाए गए और ये पत्र अदालत और मीडिया में भी पहुंच गए। पत्रों से पता चला कि दोनों के बीच अंतरंगता थी, जो न्यायमूर्ति ओटावालिया के शब्दों में यौन वासना के निम्न स्तर तक पहुंच गई थी। पत्राचार से पता चला कि रहमानी गौतम के प्रति अधिकार जताती थी, लेकिन उसे उसके विवाहित होने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी ओर डॉक्टर एक सीरियल व्यभिचारी था और फैसले के अनुसार ऐसा लगता था कि रहमानी में उसकी रुचि खत्म हो गई थी। पत्रों से यह भी पता चला कि एक निश्चित समय पर गौतम ने एक तबादले को रोकने के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल किया था और एक अन्य समय पर इस्लाम धर्म अपनाने का वादा किया था। हत्या से 2 सप्ताह पहले दोनों के बीच रिश्ते खराब चल रहे थे। उसने डॉक्टर को सार्वजनिक रूप से डांटा था और हजरतगंज के क्वालिटी रेस्टोरेंट के बीच में उसे थप्पड़ मारा था। उस पर किसी और महिला का संबंध होने का आरोप लगाया था। बाद में गौतम को एक अन्य महिला के साथ स्कूटर पर घूमते हुए देखा गया और यह जानकारी उसके भाई ने नौकर ने रहमानी को दी। ये 2 तथ्य ही थे जो अदालत के फैसले में बार बार सामने आए। रहमानी क्रोधित और अपमानित थी, जिसने उसे हत्या की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि तथ्य एक दूसरे से ढीले ढाले थे, लेकिन उनकी अठारहता इस धारणा से और भी पुख्ता हो गई कि रहमानी गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद अपने गुस्से को नियंत्रण में करने में असमर्थ थी।
केएल गोवा इस बात पर जोर देते हैं कि जब एस.एन. शुक्ला ने सत्र न्यायालय में दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया तो न्यायालय में पीड़ा, भय और अविश्वास की लहर दौड़ गई। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी तथा संदेह पैदा करने वाले साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसा कि गोवा लिखते हैं कि निचली अदालत ने न्यायाधीशों को उम्मीद है कि उच्च न्यायालय उनके फैसले को पलट देंगे। ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टर की हत्या उसके और अपीलकर्ता समीप के बीच प्रेम और वासना के गलत और सातिर रास्ते की परिणति थी। जैसा कि इस तरह के प्रेम संबंधों में असामान्य नहीं है, लड़की ने पाया कि उसके प्रेमी की बाहें ढीली और ठंडी हो रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि वह हताश हो गई। ईर्ष्या और बदले की भावना में उसने अपनी बाहों का इस्तेमाल बंदूक पर किया और अपने प्रेमी को गोली मार दी। केएल गोवा ने बताया कि इस मामले में कई खामियां थी। चिंता के 3 मुख्य क्षेत्र थे। एक, क्या पुलिस को जो बंदूक मिली थी वह वास्तव में वही बंदूक थी जिसका इस्तेमाल गौतम की हत्या के लिए किया गया था। केस डायरी के अनुसार बंदूक से गोली नहीं चलाई गई थी क्योंकि उसमें से ऐसी गंध नहीं आ रही थी कि गोली चलाई गई हो। इसके अलावा रहमानी के ट्रिगर पर उंगलियों के निशान नहीं पाए गए और कहा गया कि उसके बाद उसके भाई ने इसे संभाला, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बचाव पक्ष एक अन्य संभावित अपराधी की ओर इशारा कर रहा था। यह चचेरा भाई जो कि रहमानी से प्यार करता था और दिन में वहां मौजूद था। हालांकि गोवा की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि रहमानी द्वारा कथित तौर पर दिए गए 2 न्यायनेतर इकबालिया बयान अदालत के फैसले में कैसे शामिल हो। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बयान दर्जी कलिका ने सुना तो घर के बाहर किसी से बात कर रहा था। उसने कहा कि उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी और उसके ठीक बाद उसने रहमानी को अपनी मां से यह कबूल करते सुना, डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैंने उसकी हत्या करके कोई गलत काम नहीं किया। कालिका ने कथित तौर पर कहा कि उसने एक और कबूलनामा सुना, भैया यह बंदूक लो और मुझे गोली मार दो क्योंकि मैं अब और जीना नहीं चाहता। एक के बाद एक संपादी अखबारों के लेख और राय के लेखों ने हत्या के मामले को फिर से बनाया और फिर से पेश किया। इनमें से एक उर्दू पत्रकार बानो भी थी जिसने समीप की कहानी शीर्षक से एक कहानी छापी जिसमें हत्या के पीछे की वजह बताने की कोशिश की गई, जिसमें सुनी सुनाई बातों को तथ्य का वजन दिया गया। रहमानी ने लेखिका और पत्रकार को अदालत में घसीटा और जीत हासिल की, लेकिन मामले को बेहद कल्पनाशील तरीके से फिर से बताना उनके लिए फैसला सुनाने के लिए काफ़ी था। 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने रहमानी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। उसी साल मई में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल चेन्ना रेड्डी द्वारा क्षमा दिए जाने के बाद वह जेल से बाहर आ गई थी। जेल में रहते हुए नागरिक समाज के कई सदस्यों और यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्वती कृष्णन के नेतृत्व में सांसदों के एक समूह ने रहमानी को राहत देने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। 6 साल तक चले इस केस में से उन्होंने सिर्फ 2 साल जेल में बिताए, बाकी समय वह या तो जमानत पर बाहर रही या 1974-75 के बीच छाती के संक्रमण का इलाज करवाती रही। जैसे ही उन्हें माफ़ी मिली, उनके पास कई अनोखे ऑफर आने लगे, बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने के मौके। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे किस तरह की फिल्म करेंगी। रहमानी ने कुछ समय बाद ही लखनऊ छोड़ दिया और दिल्ली चली गई, जहां वे अभी भी रहती है। लखनऊ के एक प्रख्यात पत्रकार और उनके एक अन्य वकील बैरिस्टर अफसर हुसैन के बेटे सैयद हुसैन अफसर ने कहा, जब कोई पुरुष किसी महिला की हत्या करता है तो
यह लगभग सामान्य बात है, लेकिन जब कोई महिला किस पुरुष की जान ले लेती है तो ये ऐसा बताते हैं कि लोग उन्हें नहीं भूलते। हालांकि 23 वर्षीय कंधारी लेन वाला घर अब मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति समीप का हट्टा या समीप का घर पूछकर ही उसका पता लगा सकता है। यह क्राइम स्टोरी आप ऑल इंडिया फैक्ट के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।